हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 10 की साइंस के तीसरे चैप्टर को समझेंगे, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को भी हम पिछले चैप्टर की ही तरह काफी शॉर्ट टाइम में बेस्ट पॉसिबल एनिमेशन के थ्रू इस तरह से समझेंगे जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने से, और इन्हें समझने के लिए हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जाननी होंगी, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम पता लगा पाएंगे कि पर्टिकुलर सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है। तो आइए नजर डालते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो पहले है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लक्सरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। इसके साथ ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब आप देखिए, ये है मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि ये मेलिएबल होते हैं, यानी कि इन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, यानी कि इन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये लक्सरस होते हैं, मतलब कि इनमें चमक होती है। ये साइन करते हैं। ये सोनोरस भी होते हैं, मतलब कि इनको पीटे जाने पर ये आवाज करते हैं। ये जनरली या मोस्टली काफी हार्ड होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इसके साथ ये अपने आप से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। हालांकि मेटल्स में उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर काफी एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बाद में देखेंगे। तो ये थी मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होती हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। जैसे नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, नॉन लक्सरस, नॉन सोनोरस, और ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। इसके साथ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, और साथ में ही इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होता है। तो ये थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी एक्सेप्शंस होते हैं, जिन्हें हमें एक एक करके देखना है। तो पहला एक्सेप्शन है कंडक्टिविटी पर। तो हमने देखा है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है कार्बन, जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दूसरा एक्सेप्शन है लक्सरस का। तो हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल लक्सरस नहीं होते, यानी कि नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है, लेकिन इनमें एक्सेप्शन होते हैं कुछ नॉन मेटल्स जिनके अंदर चमक होती है, जैसे कि आयोडीन और ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी लक्सरस होते हैं। तीसरा एक्सेप्शन है फिजिकल स्टेट में। तो हमने पढ़ा है मेटल हार्ड होते हैं और सॉलिड्स होते हैं। तो इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि मरकरी, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और इसके साथ हमने पढ़ा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल्स, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, जो कि एक्सेप्शन होते हैं हार्डनेस के। ये मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमने नॉन मेटल्स के अंदर पढ़ा था कि ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं उनमें भी एक एक्सेप्शन होता है, जैसे कि कार्बन का एक फॉर्म डायमंड, जो कि काफी ज्यादा हार्ड होता है। इसके बाद एक और अगला एक्सेप्शन है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर। तो हमने पढ़ा है कि मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं अदर्स मेटल्स के कंपैरिजन में। वहीं पर हमने ये भी पढ़ा है कि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है, जो कि है डायमंड, जो कि एक नॉन मेटल होता है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो ये थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके एक्सेप्शंस। इसके बाद है मेटल की दूसरी रिएक्शन, जो कि है वाटर के साथ, यानी कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। तो मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रो ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस रिएक्शन में भी आपको ये याद रखना है कि सभी मेटल्स वाटर से एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं। अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरह से वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्ट करने की जो इंटेंसिटी होती है
वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है। जैसे कि कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, वहीं पर कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट ना करते हुए सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। इसके साथ कुछ मेटल्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। वहीं पर कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट करते हैं और ये सब कुछ उनकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं कुछ मेटल्स की रिएक्शन पर वाटर के साथ। तो कुछ ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं वायलेंटली। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, वो और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर वायलेंटली का मतलब एक्सप्लोजन से है, फायर से है। तो जब सोडियम या पोटेशियम रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से तो ये काफ़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इसी हीट के कारण जो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में फॉर्म होती है वो आग पकड़ लेती है। तो कहने का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम हाई रिएक्टिव होने के कारण काफ़ी वाइग्रसली कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं और ये एक वायलेंट रिएक्शन होती है। इसके बाद जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि उन मेटल्स पर जिनकी रिएक्टिविटी इन मेटल्स से कम होती है, जैसे कि कैल्शियम। तो जो कैल्शियम होता है वो भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। पर कैल्शियम की जो रिएक्शन होती है वो उतनी वायलेंट नहीं होती और ना ही कैल्शियम इतना वाइग्रसली कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। तो जब हम और कम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की बात करते हैं तो वे मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। तो ऐसे में कुछ मेटल्स हॉट वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो इससे भी एक कदम ऊपर जो स्टीम होती है यानी कि भाप होती है उससे रिएक्ट कर लेते हैं और अपने करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि मेटल्स की जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है उसमें मोस्टली मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन सिर्फ स्टीम के साथ ही जब मेटल की रिएक्शन होती है तो हमें मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हुए दिखता है। जैसे कि आप नज़र डालिए इन रिएक्शंस पर, इनमें जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रही हैं और तीनों में ही उनके अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये तो हुई उन मेटल्स की बात जो किसी न किसी फॉर्म में वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, चाहे वो कोल्ड वाटर के फॉर्म में, हॉट वाटर के फॉर्म में या फिर स्टीम के फॉर्म में। लेकिन वहीं पर इसके साथ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल नीचे होते हैं और वे किसी भी तरीके से वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं वो किसी भी फॉर्म में वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही कोल्ड फॉर्म में, ना ही हॉट वाटर फॉर्म में और ना ही स्टीम से। और वाटर से रिएक्ट ना करने का इन मेटल्स का मेन रीजन ये होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद अगली केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो सिर्फ डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं और ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। यहाँ एसिड के केस में भी हमें सेम ही पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं सेम एसिड के साथ। फॉर एग्जाम्पल जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस और उनके करस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट्स को फॉर्म करने के लिए। ऐसे ही जो आयरन होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऊपर वाले मेटल से कम रिएक्टिव होने के कारण स्लोली रिएक्ट करता है। वहीं पर जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे जाते हैं तो हमें कुछ मेटल्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये डाइल्यूट एसिड जैसे कि HCl और H2SO4 से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपने अभी देखा कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते, यानी वे एसिड्स में डिसॉल्व नहीं होते। तो अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सारे मेटल्स डिसॉल्व हो जाते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वा रेगिया। तो एक्वा रेगिया एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 का और 3 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यानी कि जब हम कंसनट्रेटेड, यहाँ पर आपको ये याद रखना है
कि इस मिक्सचर में हम एसिड्स को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, ना कि डाइल्यूट फॉर्म में। तो जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं 1:3 के फॉर्म में, तो हमें एक्वा रेगिया मिलता है। ये जो एक्वा रेगिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव लिक्विड होता है और ये किसी भी मेटल को, यहाँ तक कि गोल्ड और सिल्वर को भी डिसॉल्व कर देता है। और इसके इतना ज़्यादा कोरोसिव होने का मेन रीज़न ये है कि इस मिक्सचर में कंसंट्रेटेड एसिड का यूज होता है, ना कि डाइल्यूट एसिड का। आगे हमें देखना है मेटल्स की रिएक्टिविटी सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो जब मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करता है लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। फॉर एग्जांपल, जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से ही उसे डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। वहीं पर जब लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करता है मोर रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से, तब कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो अब तक हमने मेटल्स की लगभग हर एक केमिकल रिएक्शन में एक कॉमन चीज़ देखी और सुनी है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अच्छे से रिएक्ट करते हैं ज़्यादातर कंपाउंड्स के साथ, जैसे कि वाटर के साथ, एसिड्स के साथ। तो अब हमें ये जानना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो ये हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ कुछ मेटल्स दिए हुए हैं। इसमें ऊपर की तरफ के जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे की तरफ के जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। इस सीरीज में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाती है। साथ में आपको ये याद रखना है कि इस सीरीज में ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं वो नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो अब तक हमने मेटल्स के बारे में भी अच्छे से समझ लिया है और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हमने नॉन मेटल्स के बारे में भी समझा था। तो अब हमें नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा और जानना है। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वैसे ही नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जैसे हमने मेटल की रिएक्शन को देखा है वैसे ही अब हम नॉन मेटल्स की कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो पहली है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो मोस्टली एसिडिक होती है या फिर न्यूट्रल होती है। जैसे कि आप इन दो रिएक्शंस को देखिए, एक में कार्बन जो कि एक नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। वहीं पर दूसरी में कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो आप इन दोनों रिएक्शन से समझ सकते हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर या तो एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। अगली है रिएक्शन विद वाटर, यानी कि नॉन मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके साथ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं एसिड से। अगली रिएक्शन है नॉन मेटल्स की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो जिस तरह से मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसी तरह से जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम ब्रोमाइड NaBr रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसे डिस्प्लेस कर देती है और NaCl फॉर्म हो जाता है और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल होती है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है और उससे ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो उसे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। तो ये थी नॉन मेटल्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस। आगे हमें देखना है हाउ डू मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, वहीं पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे पास दो एलिमेंट हैं, सोडियम और क्लोरीन, जिसमें सोडियम मेटल है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281। वहीं पर क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। तो अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दे दे तो दोनों एलिमेंट्स स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और सोडियम भी तभी स्टेबल होगा जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो उसमें एक कंपाउंड NaCl फॉर्म हो जाएगा जिसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है,
और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से रिएक्ट करते हैं। तो जब भी कभी दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, और आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हें आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात करें तो ये तो आपने अभी देखा है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपस में रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। और ये जो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें अब हमें देखना है। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर के बेसिस पर। तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं नेचर में, और ये काफ़ी हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, और इसका रीज़न ये है कि ये कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इनकी तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो आयोनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन ये केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। और ऐसे ही इनकी चौथी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। तो आयोनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं, मतलब ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि सॉलिड्स आयोनिक कंपाउंड में आयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट्स में आयंस थोड़े दूर दूर हो जाते हैं और वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल और काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स की उत्पत्ति। ये कहाँ से आते हैं, हमें कैसे मिलते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, या तो फ्री स्टेट में या फिर किसी कंपाउंड के फॉर्म में। तो यहाँ पर फ्री स्टेट का मतलब है कि ये मेटल्स अकेले पाए जाते हैं अनकम्बाइंड फॉर्म में। तो जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, वो जनरली नेटिव या फ्री स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये तीनों एलिमेंट्स ही काफ़ी कम रिएक्टिव होने के कारण हमें फ्री स्टेट में देखने को मिलते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें कंबाइंड स्टेट की, तो इसका मतलब है कि वो मेटल किसी के साथ कंबाइंड हो रहा है, यानी कि वो मेटल किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड्स तो वे ही मेटल फॉर्म कर सकते हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में मोस्टली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर ही पाए जाते हैं। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण सिर्फ कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। वहीं पर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ना ही बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो वो मेटल्स कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं और फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। आगे हमें समझना है मेटल की एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स को, जो कि है मिनरल्स, ओर्स और गैंग। तो आइए समझते हैं इन टर्म्स को। तो पहले है मिनरल्स। तो ये वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट पर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो जो मिनरल्स हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उनमें से कुछ में पर्टिकुलर मेटल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर हम उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। तो जो हमें ओर्स या मिनरल्स मिलते हैं उनमें सिर्फ पर्टिकुलर मेटल नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ या वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। तो गैंग के अंदर बेसिकली अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सैंड, रॉकी मटेरियल, एनिमल डिके वगैरह प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर ओर के साथ। तो अब हमें ये देखना है कि मेटल्स को कैसे उनके ओर्स और गैंग से निकाला जाता है। तो मेटल्स को उनके ओर्स से निकालने की प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें पहली है एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इस प्रोसेस में ओर के अंदर इम्प्योरिटीज, डर्ट या गैंग वगैरह प्रेजेंट होती हैं, उसे रिमूव किया जाता है। और इम्प्योरिटीज को ओर से रिमूव करने के लिए या ओर के कंसंट्रेशन के लिए कई प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, केमिकल सेपरेशन जिसे लीचिंग भी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनसे हम ओर्स से गैंग को अलग करते हैं। तो अब हमने पहले स्टेप में ओर्स से गैंग को अलग कर लिया है। दूसरे स्टेप में हमें ये देखना है कि कंसंट्रेटेड ओर से मेटल कैसे निकालते हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। तो हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में बेसिकली मेटल्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जो कि है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी,
मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो ये आप देखिए, ये है रिएक्टिविटी सीरीज के हाई रिएक्टिव मेटल्स, ये है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और ये है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो अब आप नज़र डालिए हमारे इस फ्लो चार्ट पर। इसी की हेल्प से हम सभी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन को समझेंगे, चाहे वो मेटल्स लो रिएक्टिविटी सीरीज के हो या मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के या फिर हाई रिएक्टिविटी सीरीज के। तो ओर के कंसंट्रेशन के बाद हम मेटल्स को इन अलग अलग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हम जिंक ले लेते हैं। तो जिंक या और भी कोई मीडियम रिएक्टिव मेटल हमें दो फॉर्म में देखने को मिल सकता है, या तो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में या फिर सल्फाइड ओर के फॉर्म में। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि मेटल के कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर दोनों से ही मेटल को एक्सट्रैक्ट करना काफी टफ होता है, इसलिए हम इन दोनों ओर्स को इनके पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कार्बोनेट ओर होती हैं उन्हें कैल्सिनेशन प्रोसेस से उनके मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। वहीं पर जो सल्फाइड ओर्स होती हैं उन्हें रोस्टिंग की प्रोसेस से उनके मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब आप इन दोनों रिएक्शंस को देखिए। इसमें पहली रिएक्शन में जिंक कार्बोनेट जो कि एक मेटल कार्बोनेट है, वो जिंक ऑक्साइड ZnO जो कि एक मेटल ऑक्साइड है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो आप कैल्सिनेशन के बारे में इतना याद रखें कि इस प्रोसेस में मेटल कार्बोनेट को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाता है और वो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जैसे कि इस रिएक्शन में जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को हीट किया गया तो वो जिंक ऑक्साइड ZnO और CO2 में टूट गया। और वहीं पर रोस्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें मेटल सल्फाइड को हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल जब जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो कैल्सिनेशन की ही तरह रोस्टिंग में आप बस इतना याद रखें कि रोस्टिंग में मेटल सल्फाइड या सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जबकि कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाता है। तो अब आप देखिए कि हमें मेटल ऑक्साइड मिल चुका है। तो अब हमें इस मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके लिए हम मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, यानी कि हम मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देखिए कि रिडक्शन की प्रोसेस से हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल मिल गया है, लेकिन ये जो मेटल हमें मिला है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, मतलब ये थोड़ा सा और इम्प्योर होता है। इसको और ज़्यादा प्योर हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस से, जिसमें एनोड पर हमें जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी होती है उसे ले लेते हैं और कैथोड पर प्योर मेटल को ले लेते हैं और हम उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कराते हैं, जिससे इम्प्योर मेटल भी प्योर हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम इम्प्योर कॉपर को एनोड पर ले लेंगे और इसकी रिफाइनिंग के लिए कैथोड पर प्योर कॉपर को ले लेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कॉपर सल्फेट का ही सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे, क्योंकि जिस मेटल की हम रिफाइनिंग करते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइसिस में उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन को लिया जाता है और मेटल को अच्छे से रिफाइन किया जाता है। इसके बाद हमें देखनी है लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। तो जनरली जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मेनली सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम जानते हैं कि सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग की प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो मर्करिक सल्फाइड होता है उसे जब हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि उसकी रोस्टिंग की जाती है, तो वो मर्करिक ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है और साथ में SO2 फॉर्म होती है। तो हम इस HgO यानी कि इस मर्करिक ऑक्साइड की अगर रिडक्शन कर देते हैं तो हमें मेटल मिल जाता है। तो यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि लो रिएक्टिव मेटल में मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन सिंपली हीटिंग से हो जाती है, जैसे कि इस मरकरी वाले केस में हो रही थी। वहीं पर जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं यानी कि मिडिल रिएक्टिव मेटल्स, उनकी रिड्यूसिंग में कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जिंक के केस में कार्बन था एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें लो रिएक्टिव मेटल्स में जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता है हम उसकी रिफाइनिंग करके उसे यूज में ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखनी है एक्सट्रैक्शंस ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस। तो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उनके बनाए गए बॉन्ड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए नॉर्मली उन प्रोसेस से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं जिनसे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स और लो रिएक्टिव मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं।
जैसे कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, इन प्रोसेसेस से हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसलिए हमें इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ हायर प्रोसेस का यूज करना पड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो आप इस डायग्राम को देखिए, इससे आप हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर हमें यहाँ इतना ही समझना है। आपको यहाँ पर मेन स्टेप्स को ही याद रखना है, जैसे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, तीनों स्टेप्स के नाम और मेन चीज रिएक्शन जो आपने एक्सट्रैक्शन के अंदर पढ़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो कि है कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में वैसे तो हम फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, तो चलिए यहाँ भी हम इसे समझ लेते हैं। तो जब मेटल्स लंबे समय तक मॉइस्ट एयर या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कोरोड होना शुरू हो जाते हैं, या कहें कि खराब होने लगते हैं। इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सिल्वर लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर ब्लैक कोट फॉर्म होने लगती है, या फिर जब कॉपर लंबे समय तक मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर फॉर्म होने लगती है। और ऐसे ही जब आयरन भी लंबे समय तक मोस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड होने लगता है और उसके ऊपर ब्राउन लेयर आ जाती है। आयरन के केस में कोरोजन को रस्ट कहा जाता है। तो इन तीनों मेटल्स के अंदर कोरोजन से हमें ये पता चलता है कि कोरोजन मोस्ट एयर या मॉइस्चर के कारण ही होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि कोरोजन क्या होता है और क्यों होता है। अब हमें ये देखना है कि हम मेटल्स को कैसे कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली 4 मेथड से कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल्स के अंदर, जिसमें कि पहली है पेंटिंग। तो जब हम मेटल्स को पेंट कर देते हैं तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं और वो मेटल्स कोरोड होने से बच जाते हैं। दूसरा है ग्रीसिंग। तो इसमें हम मेटल्स की आउटर सरफेस पर ग्रीस लगा देते हैं, जिससे वो डायरेक्टली एयर, वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं और कोरोड होने से बच जाते हैं। इन दोनों मेथड्स का यूज मेनली आयरन को कोरोजन या रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। तो इस मेथड में आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जो कि आयरन या जिंक को कोरोजन से प्रिवेंट करती है। इसके बाद है कोरोजन से प्रिवेंशन की चौथी मेथड, जो कि है बाय मेकिंग अलॉयस। तो अलॉयस बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, और ये अलॉयस कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं मेटल्स को। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, जो कि एक अलॉय होता है कॉपर और जिंक का। स्टील, जो कि अलॉय होता है आयरन, निकेल और क्रोमियम का। तो अलॉयस जो है वो डिफरेंट मेटल्स के मिक्सचर से बना होता है, इसलिए वो उन्हें प्रिवेंट करता है कोरोजन से। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपसे इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।